नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले, जैसे कि हमारी जो बात कर रहे थे हम राजस्थान पुलिस के सिलेबस को लेकर, उसी की क्लासें यहाँ पे चल रही थी इस चैनल पे। तो उसी क्लासों को हम आगे यहाँ पे बढ़ाते हुए, जैसे आज हम आप यहाँ पे एक क्लास शुरू करेंगे जो ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी जैसे भूगोल, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। आज हम भारत के भूगोल के बारे में, तो भारत के भूगोल की जो यहाँ पे क्लास है वो यहीं आज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये क्लासें आपको ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे मिलती रहेगी। और साथ में आपको जैसे हमारे जो भारत के भूगोल के बाद फिर राजस्थान का भूगोल और विश्व का भूगोल से संबंधित क्लासें मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी से आते हैं। तो हम सबसे पहले भारत के भूगोल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें गिने चुने जो कम टॉपिक है उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आज इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो भारत का सामान्य परिचय, जो भारत का भूगोल का, उसी के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाला है। भारतीय भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम जो सामान्य परिचय है भारत के बारे में, तो सामान्य परिचय जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे ये हम जैसे मानते हैं कि जो 5 महासागर और 7 महाद्वीप स्थित है। और इन्हीं महाद्वीपों में एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उस पे हमारा जो भारत देश है वो स्थित है। जैसे 200 से भी ज़्यादा देश यहाँ पे स्थित है, उन सभी में भारत भी एक देश है जो यहाँ पे एशिया महाद्वीप में स्थित है। हम जैसे महाद्वीप महासागरों के बारे में जब विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी हम फिलहाल भारत के बारे में बात करते हैं। जैसे भारत के बारे में बात करूँ तो कि एक अगर मैं विश्व के नज़रिए से देखूँ तो भारत मतलब ग्लोब है। जैसे हम पृथ्वी को एक ग्लोब में देखते हैं कि ऐसे पृथ्वी है ये, ठीक है। जैसे पृथ्वी पे हमने देखा कि ये कुछ इस पे रेखाएं देखी होगी, आपने ग्लोब देखा होगा कहीं पे भी, तो इस पे कुछ ये रेखाएं देखी होगी। तो इन रेखाओं को हम जैसे क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। और वहीं हमने खड़ी रेखा भी देखी होगी कुछ ऐसे पृथ्वी पे, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। जो ये आडी वाली रेखा है इनको तो क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा है। और जो ये सीधी वाली रेखा है इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा ये वाक्य में कहाँ पे है कि मतलब अगर सच में खींची है, नहीं, ये एक्चुअल में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक्चुअल में कहीं आपको मिलेगी नहीं कि कहीं पृथ्वी और उस पृथ्वी पे ऐसे रेखा खींची हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। मतलब इन्होंने मतलब एक समय का मापन करने के लिए या पृथ्वी को एक अक्षांश को मतलब एक हिसाब से बांटने के लिए इन रेखाओं को खींचा गया काल्पनिक रूप से। ये रेखाएं खींची गई, कहीं पे भी ये ग्लोब पे आपको देखने की मिलेगी, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है। मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं कि किसी देश में जाओगे कि हाँ यहाँ से ये रेखा गुजर रही है, ये रेखा यहाँ पे देखो ये जा रही है, आपको दिखेंगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये काल्पनिक रेखा कल्पना की गई कि हाँ ऐसे है, वो इतने डिग्री पे, वो सूर्य के हिसाब से इसको यहाँ पे सेट किया गया है। तो अक्षांश स्थिति के बारे में इतना ज़्यादा अभी हम बात नहीं करेंगे, जब हम विश्व का भूगोल बात करेंगे। लेकिन हम जो भारत से जुड़ा हुआ है उस पार्ट के बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। अक्षांश की बात करो तो जैसे हमने बात की, जो ये रेखा है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो इनके बीच की दूरी है, इस दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। देखो अगर ये बात करें, जो पूरब से लेकर, इधर पूरब है और पश्चिम, पूरब से जो पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची गई इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन इनके बीच में जो दो अक्षांश रेखा है, इनके बीच की जो दूरी है, कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मतलब इनको तो रेखा कहते हैं, लेकिन अक्षांश की बात करो, अक्षांश किसे कहते हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, सिर्फ अक्षांश कहते हैं इसको। इसी प्रकार क्या है कि देशांतर रेखा है, जैसे हमने बात की कि उत्तर से, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण में खींची गई जो रेखा है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इनके बीच की दूरी है, इन जैसे ये देशांतर रेखा जा रही है, ये भी देशांतर रेखा, इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर, इसको ओनली देशांतर। तो आपको रेखा की बात करें तो पूरी बात आ जाएगी, जैसे देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा है। लेकिन अगर इनके बीच की कोणीय दूरी को हम बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं, इन देशांतर के बीच की बोलेंगे देशांतर, और अक्षांश रेखाओं के बीच की कोणीय दूरी को बोलेंगे अक्षांश। तो अक्षांश और देशांतर में आपको ये फर्क यहाँ पे देखने को मिला। तो अब हम बात करते हैं कि भारत ग्लोब में मतलब कहाँ पे स्थित है। हम इसके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं, भारत के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने देखा कि जो मध्य अक्षांश रेखा, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच में जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची गई है उस रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा।
जो पूर्व से पश्चिम में जो रेखा खींची गई है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसी भूमध्य रेखा की जो बिल्कुल अक्षांश है, मेन जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। तो अब और एक क्या है कि जो समय मापन के लिए जो मतलब जो देशांतर रेखाओं में हम बात करें तो जो ग्रीनविच रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। जो देशांतर रेखा जो बीच में से खींची गई है उसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, अब भारत की मैं बात करूं तो भारत कहाँ पे स्थित है। जैसे अभी आपको यहाँ पे है कि इधर तो पूर्व हो गया, इधर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो अब ये ग्लोब है, अब ऐसे हमारा ये ग्लोब है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी ग्लोब के मतलब ग्लोब में स्थित है। ग्लोब में जैसे मतलब ग्लोब से हम ध्रुव बोलते हैं जिसको। तो कि भारत कौन सी स्थिति पे, जैसे मैं बात करूं तो जो अभी विश्व में बात करूं तो जो भारत है ना, भारत तो लगभग यहाँ पे स्थित है। भारत यहाँ पे इस ग्लोब में हम देखें, जैसे अभी मैप लाए तो मैप में देखें तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो ये भारत के अभी देखोगे तो आप ये कौन सी स्थिति है कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो भारत की मैं बात करूं तो भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्व में। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो या ग्लोब की या गोलार्ध की बात करें, इसको गोलार्ध भी बोलते हैं। तो भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित है भारत, ठीक है। उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत की जो देशांतर रेखा है पूर्वी देशांतर रहेगी। और हम अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो भारत की अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ रहेगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं रहेगी, क्योंकि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी अक्षांश रेखाएं गुजरती है भारत से, वो उत्तर वाली गुजरती है, उत्तर की साइड में। और अगर हम बात करें जो देशांतर रेखाएं गुजरती है तो वो पूर्व की साइड में गुजरती है, क्योंकि यहाँ ये पूर्व की साइड पड़ जाता। तो इस प्रकार भारत उत्तर पूर्व में स्थित है गोलार्ध के अंदर। तो पहली बात यह है कि भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्व भी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, तो ये भारत के मतलब जैसे कि हमने बात की अक्षांश और गोलार्ध की स्थिति के हिसाब से हमने देख लिया। और जैसे कि ये जो रेखा है, जैसे रेखा है कि जो ये अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार क्या होता है कि जो देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा एक जो भारत की एक समय मापन रेखा है, मतलब समय मापने के लिए ये रेखाओं का मतलब देशांतर रेखा किस काम आती है कि जो समय है, मतलब जो अभी आपकी घड़ी चलती है, मतलब उसको जो समय मापने के लिए इसको कि कौन से देश में मान लो कभी कभी कोई देश में मतलब अभी मान लो कोई देश में मतलब अभी रात हो रही हो, तो उस रात को आखिर में रात के कितने बजे है, या फिर यहाँ पे दूसरे मतलब अपन को पता करना हो कि यार मतलब वहाँ पे तो इतने बजे है रात के, लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा देश उसमें दिन हो रहा है तो वहाँ पे कितने बजे है, उसी की माप करने के लिए क्या होता है कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब देशांतर रेखाएं का नापा जाता है। तो भारत की जो देशांतर रेखा है, जो समय मापन रेखा है, वो 82.5 डिग्री रेखा है, 82.5 डिग्री। जो भारत की समय मापन रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। और ये भारत के मतलब 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो भारत की अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ग्लोब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ग्लोब में देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती है इनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। हालांकि ये टॉपिक हमारे देशांतर रेखा वाला विश्व भूगोल में आता है, लेकिन हमने क्या कि थोड़ा समझ सके हम भारत के भूगोल को, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली। बाकी इसके बारे में हम डिटेल से रेखाओं के बीच की दूरी रेखाएं कितनी होती है और कैसे समय का मापन करते हैं, इन सभी के बारे में विश्व के भूगोल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी हम भारत के जो परीक्षे पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के परीक्षे में कि अक्षांश स्थिति के बारे में बात करते हैं कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति की मैं बात करूं तो जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है, जैसे कि ये जो भी है मतलब रेखा है इनको डिग्री में बांट रखा है। तो जैसे कि जो भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है उसकी मैं बात करूं तो जैसे कि जो मतलब यहाँ पे क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 ये मिनट का साइन होता है, ध्यान रखना, और ये डिग्री का साइन होता है। मिनट का ये वाला साइन मिनट का होता है और ये डिग्री का होता है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब ये भी कौन सा रहेगा, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, अभी हमने बात की थी। तो उत्तरी अक्षांश से लेकर से कहाँ तक स्थित है, जो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे मिनट का साइन, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति की बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय स्थिति भारत की है।
तो ये स्थिति, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये भारत के जो मुख्य बिंदु है वहां से बात की गई, जो कन्याकुमारी वहां से लेकर जो जम्मू कश्मीर तक की यहाँ पे ये है। अब हम इसको थोड़ा मैप के जरिए समझ लेंगे। अभी थोड़ा सी एक बार इसको जो जो रटने की चीजें हम देख लेते हैं उसको, देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। अब मैं देशांतरीय स्थिति की बात करूं तो जो भारत की देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि भारत देशांतर के नजरिए से पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर आएगा, ना कि पश्चिमी देशांतर। क्या होता है कि कभी कभी अक्षांश और देशांतर को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा क्या होता है कि मतलब इनमें क्या है कि सवाल में दिया होता है कि कभी कभी हम पढ़ो ऑप्शन में पूर्वी पश्चिमी देशांतर, एक यहाँ पे मान लो पूर्वी 68 डिग्री 8 मिनट पूर्वी पश्चिम देशांतर देके और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर दे देता है और यहाँ पे पश्चिम लिख देता है, तो अपन समझते हैं कि हाँ भारत की स्थिति पश्चिम से पूर्वी तो पश्चिमी देशांतर का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी देशांतर में स्थित है, दोनों जगह पूर्वी आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी उत्तरी आएगा और यहाँ पे भी उत्तरी आएगा। थोड़ा आपको ये ध्यान रखने की है, क्योंकि अक्षांश की बात आएगी तो दोनों तरफ से उत्तरी रहेगा। इस डिग्री को भी हम उत्तरी अक्षांश में रखेंगे और इस डिग्री को भी हम उत्तरी अक्षांश में रखेंगे। अगर देशांतर की बात आ जाए तो इसको भी हम पूर्वी देशांतर में रखेंगे और इसको भी पूर्वी देशांतर में, न कि कोई पश्चिम या उत्तर दक्षिण। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ उत्तरी और पूर्वी, इतना ही ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको ये एक ही ऑप्शन में मिलेगा, बाकी में आपको चेंज कर करके दिया होगा। इसका क्वेश्चन इसी प्रकार आता है, तो ये आपको यहाँ पे इसको क्लियर आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि उत्तरी पूर्वी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ये हमने देशांतरीय स्थिति की बात कर ली। अब जो ग्रीनविच रेखा, जो मानक समय रेखा है, अपनी बात की जो समय, उसको मानक समय रेखा बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, जिसे हम IST भी बोलते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 यानी 82.5 को हम 82 डिग्री 30 मिनट में लिखते हैं, क्योंकि 82.5 मतलब कि एक मिनट में कितने मिनट होते हैं, सॉरी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट का आधा कितना होता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम 82.5 इस हिसाब से 82.5 कहते हैं। तो ये मानक रेखा, और ये जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती, एक तो हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, एक हमारा मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, एक हमारा छत्तीसगढ़ और एक हमारा ओडिशा और एक हमारा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये रेखा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा, यह यहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो महत्वपूर्ण रूप से ये बीच में जो ये रेखा गुजरती है, तो ये जो प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया। प्रयागराज के नैनी नामक एक स्थान है, वहां से रेखा गुजरती है। नैनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मतलब कौन, प्रयागराज या पहले इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद के कौन से स्थान से रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन में आपको नैनी वहाँ पर देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है राजस्थान पुलिस में, तो आपको थोड़ा इसको ज़्यादा ध्यान रखना है कि नैनी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है। ये बाकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो एक बंदरगाह मछलीपट्टनम बंदरगाह, उस मछलीपट्टनम बंदरगाह से ये रेखा गुजरती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भारतीय या जो मानक समय रेखा है, जो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे कौन से बंदरगाह से होकर गुजरती है। तो आपको ऑप्शन में कई बंदरगाह, कांड्रा बंदरगाह ये देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है मछलीपट्टनम बंदरगाह से होकर ये रेखा गुजरती है। तो हमने अक्षांश स्थिति के बारे में बात कर ली, देशांतरीय और मानक जो भारतीय मानक समय रेखा थी उसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इस अक्षांश स्थिति को थोड़ा सी, मतलब जो भारत का मैप रहता है उसके अकॉर्डिंग कि ये मतलब ये डिग्री कहाँ से मानेंगे, इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये मतलब जैसे देखो, मैं मैप तो इतना बनाना आता नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा, आपको सिर्फ एक कच्चा चित्र है, तो इसके हिसाब से आप समझ लो कि जो भारत का मतलब ये लास्ट में यहाँ पे पॉइंट आता है कन्याकुमारी। आपको शायद यहाँ पे दिख ना रहा हो, थोड़ा सी मैं बोल देता हूँ, कन्याकुमारी लास्ट का एक पॉइंट है, या फिर आप थोड़ा ऊपर बना दो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कन्याकुमारी लास्ट भारत का ही पॉइंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारा जो हमने बात की थी कि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा यहाँ पे कन्याकुमारी से स्टार्ट होगी, जो भारत का जो अभी वर्तमान में, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था लेकिन अभी वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। तो ये है हमारे यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा तक ये जाता है। मतलब कन्याकुमारी यहाँ पे भारत में, और यहाँ पे लद्दाख के अंदर भी जगह है, इसको बोलते हैं इंद्राकोल। इंद्राकोल इस स्थान का नाम है लद्दाख में इंद्राकोल। लद्दाख में ये ध्यान रखना, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब जो भारत के जो राज्य अलग होके मतलब लद्दाख एक अलग यूटी बन गया है, तो ये लद्दाख में पड़ेगा। इंद्राकोल जगह है, वहाँ पे ये 37 डिग्री 6 मिनट ये जो अक्षांश रेखा का ये वहाँ तक जाती है। तो यहाँ से लेके अब हम बात करें जो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो रेखा की हमने बात की, इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की मैं बात करूँ तो जो 3214 किलोमीटर की दूरी है। मतलब जब जो लद्दाख का ये इंद्राकोल और वहां से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दूरी की बात करूं तो ये भारत की जो दूरी है 3214 किलोमीटर की ये दूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर है जैसे अरुणाचल प्रदेश, इधर हमारा राजस्थान वगैरह, राजस्थान गुजरात यहाँ पे पड़ जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो अब हम बात करें जो देशांतरित, क्योंकि हमने बात की थी देशांतर रेखा कैसे, तो देशांतर रेखा ऐसे ऐसे मतलब खड़ी रेखा है, लेकिन ये क्या है कि जैसे ये रेखा जा रही है, तो ये रेखा देशांतर रेखा यहाँ से कोई गुजर रही है, तो ये कितनी डिग्री पे गुजर रही है भारत के, तो यहाँ पे जैसे जो भारत के हमने थोड़ा राजस्थान को इधर कर दिया, लेकिन ये थोड़ा गुजरात यहाँ पे बाहर की तरफ आता है, तो ये गुजरात से रेखा यहाँ पे लगभग गुजरात पड़ता है, तो गुजरात से रेखा 68 डिग्री 6 मिनट से यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर ये यहाँ पे गुजरती है। यहाँ पे कोई रेखा गुजरती है जो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पे गुजरती है। तो यहाँ से इस रेखा इस जो ये दूरी है, इस दूरी की मैं बात करूँ तो ये दूरी है 2933 किलोमीटर। जो यहाँ पे गुजरात के वहां से लेकर यहाँ तक जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। और इस रेखा की मैं बात करूँ तो ये रेखा यहाँ पे जो 97 डिग्री, ये जो पश्चिम, इसको हम पूर्वी पॉइंट बोलते हैं, तो ये पूर्वी पॉइंट ये जो रेखा ये है अपने यहाँ पे किवितु एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल एपी से ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में किवितु नामक एक जगह है। इसमें बालांगू, इसको इस बिंदु को नाम बालांगू भी दिया गया। किवितु एक गांव है और उसमें बालांगू बिंदु है, तो वहां से ये जो बिंदु है यहाँ पे लास्ट पॉइंट है भारत का। इसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पे भारत का लास्ट पॉइंट है गौर माता। ये गौर माता गुजरात में पड़ता है, जिसको सर क्रिक जगह भी है यहाँ पे, तो ये गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना आपको थोड़ा, गुजरात में गौर माता। तो गौर माता यहाँ पे गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं पश्चिमी पॉइंट की बात करूँ तो भारत का जो पश्चिमी पॉइंट है वो गौर माता गुजरात से यहाँ पे स्टार्ट होता है, और यहाँ पे पूरब तक यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट से बालांगू किवितु आंध्र प्रदेश तक जाता है। तो हमने इस दूरी की बात कर ली 2933 किलोमीटर, और ये दूरी 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे जो भारत है ना, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भारत है लंबाई में, तो मतलब चौड़ाई में, लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है, थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मतलब जैसे कि मतलब भारत मतलब कितने, मतलब भारत के जो सीमा है, जो पूरी ये जो सीमा है, मतलब एक तो हाँ सबसे पहले तो हम भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की बात करूं मैं भारत के जो क्षेत्रफल की, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो ये भारत का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं जो भारत की तटीय मतलब जो सीमा है, मतलब जो भारत की जो सीमा है वो कितनी है। तो मैं बात करूं जो भारत की सीमा के बारे में बात करूं तो ये जो भारत की सीमा है, तो ये भारत की जो सीमा है जो 15,200 किलोमीटर सीमा है। जो भारत की सीमा को अपन नापते हैं तो ये सीमा जो है ये 15,200 किलोमीटर की सीमा है। अब हम बात करते हैं जो भारत की तटीय सीमा है जो है 7516 किलोमीटर। लेकिन हम बात करें ओनली जो तटीय क्षेत्रों पर, मतलब इसमें
अब ये पूरी सीमा है, लेकिन हम बात करें सिर्फ ओनली भारत की जो मुख्य भूमि है, इसमें क्या होता है कि जैसे अंडमान निकोबार यहाँ पे द्वीप समूह है, उनकी सीमा को भी यहाँ पे उसको नाप लिया गया, लेकिन इस जो अंडमान निकोबार द्वीप है या फिर लक्षद्वीप है, इन सब सीमा को हटा दिया जाए तो इस प्रकार भारत की जो सीमा लगभग 6100 किलोमीटर की सीमा रहेगी। इस प्रकार मतलब जो लगभग 6800 किलोमीटर की जो भारत की, ये सब मान लो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ से लेकर जो ये सीमा जा रही है, इस जो तटीय है, क्योंकि ये जो समुद्र से लगने वाली सीमा है यहाँ पे गुजरात तक, तो ये सीमा की बात करूँ तो इस सीमा की दूरी की मैं बात करूँ तो ये 6100 लगभग 6100 किलोमीटर है, और 7516 किलोमीटर की हम बात करें जो पूरी जो भारत की तटीय सीमा है इसको और फिर बाकी इनको भी मिला के ये 7516 किलोमीटर होती है। और जो भारत की पूरी ये सीमा है इसको पूरी को मिला के 15200 किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो भारत की स्थिति के बारे में हमने बात की, भारत के जो सामान्य रूप से भारत का मतलब भारत के जो क्षेत्रफल से रिलेटेड कि यहाँ पे कहाँ तक स्थित है। तो हम बात करें जो भारत की तटीय सीमा है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हम भारत की जो तटीय सीमा है यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है, और गुजरात से स्टार्ट होकर ये हम यहाँ पे ओडिशा पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो भारत की मैं बात करूँ सीमा की, सबसे पहले तो गुजरात, सबसे गुजरात से होकर गुजरती है गुजरात, उसके बाद में गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, पहले कर्नाटक आ जाएगा, केरल यहाँ पे थोड़ा नीचे पड़ेगा, और उसके बाद में तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य है, जैसे गुजरात, एक गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये इन 9 राज्यों से जो भारत की तटीय सीमा से मतलब जो समुद्र से सीमा लगती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इन 9 राज्यों से होकर भारत की तटीय सीमा गुजरती है। गुजरात, जिसमें सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है गुजरात के साथ, लगभग 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की लगभग इसके साथ गुजरात के साथ सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा लगती है। और वहीं बात करें तो गोवा के साथ सबसे कम सीमा लगती है भारत की, वो समुद्र से तटीय सीमा कम लगती है गोवा की, और गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल की भी सबसे कम सीमा लगती है, थोड़ा पश्चिम बंगाल जो दूसरे नंबर पर सबसे कम के मामले में पश्चिम बंगाल है। अब हम बात करूँ थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे सबसे ज़्यादा गुजरात, फर्स्ट नंबर पे गुजरात को रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात के लिए। हालांकि इनकी स्थिति के अनुसार सीरियल वाई ऐसे इस प्रकार स्थिति है, लेकिन अगर हम बात करें इनके किलोमीटर में सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है तो गुजरात के साथ में। उसके बाद में बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के साथ में सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में केरल के बाद में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद में तमिल। तो उस हिसाब से आपको सबसे लास्ट में गोवा ध्यान रखना, और गोवा से सबसे कम सीमा, अगर गोवा के बाद में अगर कोई सबसे कम सीमा लगती हो तो वो पश्चिम बंगाल की है। तो इस प्रकार ये भारत के जो 9 राज्य है, ये 9 राज्य तटीय राज्य बोलते हैं इनको, 9 राज्यों को ये तटीय राज्य, क्योंकि ये और सीमा बना के रखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के जो भारत के साथ कुछ देशों की सीमा भी लगी है ऊपर की तरफ, इन सभी के बारे में थोड़ा सी हम बात कर लेते हैं। तो अब हम जैसे बात करते हैं इनकी जो देशों के साथ सीमा लगती है, जैसे भारत, जैसे ये भारत का जैसे देख लो आप थोड़ा मैप, तो इस प्रकार की भारत की अपने जैसे बात की कि भारत के इधर पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान, इधर बात करो तो अफगानिस्तान, फिर इधर बात करें तो चीन, फिर यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे भूटान के बाद में इधर बात कर लेते हम पूर्व में म्यांमार, और यहाँ पे थोड़ा इधर बात कर लेते हम बांग्लादेश। ये कुछ
कुछ मतलब देश स्थित है, जैसे हमने बात की। और फिर लास्ट में श्रीलंका, जो तटीय देश है, इसको हम द्वीपीय देश भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी उससे वही मतलब हमारी सीमा साझा तो नहीं करती, लेकिन वहाँ पे जो मतलब एक सेतु बना हो, तो उस सेतु के बारे में। लेकिन हम जो जो मतलब जमीन के तरीके से मतलब स्थलीय सीमा जिनकी लगती है जिन देशों की, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि मतलब किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है। जैसे मैं बात करूँ जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के साथ हम बात करें जो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। पाकिस्तान, अब जो हमारा जो पड़ोसी देश है सबसे पाकिस्तान, जो मतलब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो इसी देश से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे बात करें, सबसे 3323 किलोमीटर इसके साथ सीमा लगती है। और मैं बात करूँ तो इसके साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्यों में हम बात करें तो लद्दाख हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा लद्दाख, और राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो हम बात करें जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो राजस्थान से लगती है इसकी सर्वाधिक, और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। सर्वाधिक सीमा की मैं बात करूँ तो राजस्थान से, सबसे कम सीमा लगती है तो गुजरात से। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो भाई किससे सबसे ज़्यादा लगती है और किससे कम, और कितनी इसकी दूरी है, इतना क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बनता है कि मतलब जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की जो सीमा है, इस सीमा से ऐसे कौन सा मतलब राज्य है जिसकी राजधानी क्षेत्र सबसे दूर स्थित है। मतलब पाकिस्तान से सीमा से लगने वाले राज्यों में कौन से राज्य की राजधानी सबसे दूर स्थित है, तो वो हमारे राजस्थान की है जयपुर। जयपुर पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्यों में मतलब की राजधानी में सबसे दूर स्थित राजधानी जयपुर है। तो यह भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये थी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के। बाद में हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में बात करूँ तो 106 किलोमीटर सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ में जो लद्दाख की सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। और ये जो सीमा है ये जानी जाती है डुरंड रेखा के नाम से, डुरंड रेखा। वैसे मैं बात करूँ डुरंड रेखा की, जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान राज्य देश है, ये भी दोनों के बीच में जो सीमा है डुरंड रेखा, तो ये यहाँ से होकर गुजर रही है। और इसकी कुल दूरी की मैं बात करूँ तो 2560 किलोमीटर की दूरी है इसकी। लेकिन जो भारत के साथ में डुरंड रेखा की दूरी है वो मात्र 106 किलोमीटर की है। अब मैं थोड़ा सा हमने यहाँ पे छोड़ दिया था पाकिस्तान के मामले में, कि जो पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा की गई उसको हम रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। और ये एक बात और है कि ये रेखा एक पेन से खींची हुई, कलम से खींची हुई रेखा है। मतलब वो मैप था जैसे भारत का पहले, और उसमें ऐसे खींच के बता दिया कि भाई ये पाकिस्तान है, ये भारत है। इस पर एक कलम से लेकर खींची गई है, बाकी औरों में सीमा के आधार पर बंटवारा किया गया है। तो डुरंड रेखा की बात करें, डुरंड रेखा अफगानिस्तान से लगती है, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की रेखा लगती है, और लद्दाख से। ठीक है, अब हम बात करते हैं चीन के बारे में। तो मैं चीन के बारे में बात करूँ तो चीन से जो हमारी रेखा है जो लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है इससे। और सबसे पहले मैं बात करूँ तो लद्दाख HP हिमाचल प्रदेश, फिर UK यानी उत्तराखंड, उसके बाद में हमारा सिक्किम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमाएं चीन से लगती है। और उसमें सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा सीमा लद्दाख से लगती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। और सबसे कम सीमा लगती है अरुणाचल सिक्किम से। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है लद्दाख से, और सबसे कम लगती है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये उत्तराखंड जो चीन से सीमा लगने वाले जो 5 राज्य है, 3488 किलोमीटर की इससे सीमा लगती है, जो भारत से चीन की। अब हम बात करते हैं अगला राज्य है नेपाल। अब मैं नेपाल की बात करूँ तो नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और दूसरी बात इससे कौन कौन से लगती है, तो एक UP, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा इस नेपाल से लगती है। 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है 5 राज्यों से, नेपाल से, UP, बिहार। अब हम बात करते हैं जो उसके बाद में भूटान से मैं बात करूँ 699 किलोमीटर, और म्यांमार से 1643 किलोमीटर। तो भूटान से 1699, इनका बाकी आपको इतना ध्यान नहीं रखना भाई किस राज्य से, मतलब आप मैप देखोगे तो मैप में आपको थोड़ा पता चल जाएगा भाई कौन से राज्य। जैसे इसको यहाँ पे भूटान की असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन 3-4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश। उसी प्रकार म्यांमार की भी मिजोरम, मणिपुर और
असम, नागालैंड, इन 4 राज्यों से लगती है 1643 किलोमीटर की। अब सबसे जो सर्वाधिक सीमा लगती है हमारे बांग्लादेश से, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बांग्लादेश से 4096.6 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा अपने अफगानिस्तान से लगती है और सर्वाधिक बांग्लादेश से। और इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पांच राज्यों की सीमाएं इससे लगती है बांग्लादेश से। और जो सर्वाधिक सीमाएं आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो असम से लगती है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश से सर्वाधिक जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है और न्यूनतम अफगानिस्तान से। इस प्रकार हमने बात कर ली जो स्थलीय देश है उन सब की सीमाएं भारत से किस प्रकार लगती है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो अब हम बात करें जो श्रीलंका है, श्रीलंका की, हाँ, और इस बांग्लादेश की जो सीमा है इसको जीरो लाइन, इसको थोड़ा ऐसा ध्यान रखना, जीरो लाइन या शून्य रेखा भी बोलते हैं, जीरो लाइन या शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। और जो चीन भारत की जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। और इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था, 1914 में ये रेखा का निर्धारण किया था। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था 1947 में। और जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, इसको मैत्री, मतलब अगर मैत्री कॉरिडोर की बात करें तो ये भी बांग्लादेश के साथ स्थित है। अब हम बात करते हैं जो द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश के मामले में, और जो ये, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इनको तो ये अलग कर दी और बाकी को हिमालय पर्वत अलग करता है। लेकिन एक ये म्यांमार है, इसको एक अरानियोमा पर्वत है जो इसको अलग करता है, मतलब भारत की सीमा को म्यांमार से। ये थोड़ा इसको यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमने सभी देशों के बारे में देख लिया। और श्रीलंका से बात करें तो श्रीलंका में हमने जैसे श्रीलंका में जो रामेश्वर कॉरिडोर है उससे जुड़ा हुआ है श्रीलंका। तो उससे मतलब श्रीलंका के बारे में इतना ही थोड़ा ध्यान रखना। कन्याकुमारी जो लास्ट पॉइंट है वहीं से श्रीलंका देश अलग, तो जो द्वीपीय देश है। तो हमने जो स्थलीय देश थे इन सभी के बारे में बात कर ली। तो जो भारत की जो सामान्य स्थिति थी इस सभी के बारे में बात कर लिए। तो अब आज की क्लास में हम जो कल की क्लास के हम बात करेंगे जो भारत के भौतिक प्रदेश है इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करिए उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपको बहुत ही कम समय में ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करने का मैटर आपको यहीं पे मिल पाएगा। क्योंकि हम एक मतलब आपको जो पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपको मतलब एग्जाम में पूछा जाता है हम उसी को यहाँ पे कवर करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम अगर अलग चीज़ हम मतलब क्या मतलब कि फालतू मतलब ज़्यादा चीज़ पढ़ने से हमको क्या मतलब, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं चीज़ों को कवर करें ना जो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जो राजस्थान पुलिस की जो फिजिकल डेट भी आ चुकी है, उसके बाद में मतलब जैसे कि अब फिजिकल होने के बाद जस्ट आपको अगले महीने तक एग्जाम भी हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं देख रहा भाई चुनाव वगैरह, क्योंकि जो एक बार अगर विभाग वैकेंसी निकाल देता है तो उसके बाद में चुनाव वगैरह रहते तो भी मतलब वो एग्जाम हो सकते हैं अगर चुनाव के 1 से 1.5 महीने पहले या बाद में। तो ऐसा नहीं है कि एक बार विभाग के पास पहुंच गए तो फिर उसके बाद में वैकेंसी मतलब एग्जाम वगैरह होने में कोई परेशानी नहीं रहती है। सिर्फ नई वैकेंसी आने में जरूर दिक्कत रहती है। तो जैसे फिजिकल लगने के बाद में एग्जाम डेट पे आ जाएंगे जल्दी, तो आपको इसके लिए तैयारी ज़्यादा करके रखना है। तो इसलिए आपको ज़्यादा मतलब टाइम कम है, इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई आप पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़े। तो इसी को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी की यहाँ पे इसमें आपने क्लास में बताया है। तो आप क्लास को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।